हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा जान रहे हैं हम लोग यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, तो तैयारी भी उसी हिसाब से आप सबकी चल ही रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 3 के छठे पार्ट में। इसके पहले 5 सेशन आ चुके हैं। जो नए हैं प्लीज़ जाके उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ वगैरह उसी पे मिलेगी और क्लास की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। विश्वास करिए ये टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है, कहीं ना कहीं से लिंकेज होगा ही, और आप इससे बहुत बेहतर ढंग से आप इस टॉपिक को यूज कर पाएंगे पेपर 2 में भी, पेपर 1 में भी और पेपर 3 में भी। तो तीनों जगह ये मिलता है, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, लास्ट जो हमारा सेशन था हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। प्राकृतिक जो संसाधन है उसके जुटाने के क्या उठाए कदम है, इन पे हमने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में, और इसके बारे में आप क्या करिएगा, एज इट इज़ ऐसे ही एक बढ़िया से डायग्राम बना लीजिएगा और उस डायग्राम में ना इन सब चीज़ों को लोकेट कर दीजिएगा। अब आपसे कोई भी वो पूछे ना, इसी में सब कुछ है। इन्हीं को बार बार आपको 2-4 बार अच्छे से देख लेना है, और इन्हीं डायग्राम का आप उपयोग जब भी औद्योगिक के बात में कोई भी आए। जानते हैं हर बार एक सवाल तो होता ही है, चाहे वो 1 में आएगा, 2 में आएगा या 3 में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, 100% आएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही लॉजिकल होके चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ढंग से हम लोग को कंप्लीट करना है, एक समग्र नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं ये मेरठ हमारा है, दिल्ली है ना, गुड़गांव है। तो यहाँ पे दिल्ली, मेरठ और गुड़गांव, ठीक है, ये 3 इलाके। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत होता है, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, हल्की इंजीनियरिंग के काम होते हैं। और ध्यान रखिएगा एफडीआई को सबसे आकर्षित करने वाला क्षेत्र है ये हमारा। यहाँ पे जान रहे हैं लगातार एफडीआई आ रही है और लगातार कंपनियों का संचालन बढ़ रहा है। खासकर मोबाइल कंपनियाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, यहाँ बहुत बड़े प्लांट अपने लगा रही हैं, चाहे वो गुरुग्राम हुए या मेरठ के इलाके हुए, क्योंकि काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद नीचे बात करते हैं थोड़ा सा छोटा नागपुर का पठार। इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कुल मिला के 6 क्षेत्र हैं, इनको ध्यान रखना है। जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला। यहाँ पे आपको कोयला की खदानें और लौह की खदानें मिल जाएंगी। ध्यान रखना है लौह और इस्पात। अगर आपसे लौह या इस्पात या कोयला के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको टिक करना है। ठीक है, बीच में एक मध्य प्रदेश में है जिसे हम लोग कहते हैं तावा वैली। तो ये भी मध्य प्रदेश में है जहाँ पे कोयला की खदान पाई जाती है। तो 2 पॉइंट आपको कोयला की खदान से मिल गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ से 1 पॉइंट मिल गया। अगली बात करते हैं हुगली क्षेत्र, जो आप जानते हैं कहाँ पे है हुगली क्षेत्र हमारा, ये है पश्चिम बंगाल, और ये जानते हैं कोलकाता के बगल में है हुगली। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि कुल मिला के जूट है ना, एक दामोदर घाटी की कोयला खदान है। ध्यान रखिएगा, रानीगंज नाम का स्थान है, वहाँ पे दामोदर घाटी है और वहाँ पे कोयला खदानें ज़बरदस्त हैं। और जैसा कि समुंदर के किनारे हैं तो यहाँ पे पत्तन तो पाया ही जाएगा, पत्तन मतलब बंदरगाह वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ से ही भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र बेहतर है। अगली बात करेंगे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जिसे हम गुंटूर, विशाखापट्टनम गुंटूर, ये अलग अलग क्षेत्र हैं, इनका बाकायदे क्षेत्र है जहाँ पे हमें कोयला खदानें, लौह इस्पात और पेट्रोलियम शोधन मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरी की क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। और ध्यान रखिएगा गोदावरी बेसिन, मतलब गोदावरी नदी यहीं से गुजरती है तो इसका बेसिन क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे क्या है, गुंटूर और विशाखापट्टनम में ये क्षेत्र है। अब देखिए, अगर आपसे कोयला के बारे में पूछा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको मिल गए। अगर आपसे पेट्रोलियम के बारे में पूछता है तो 1 पॉइंट आपको पेट्रोलियम पे मिल ही गया। इस्पात के बारे में पूछता है तो 1 और 2 क्षेत्र आपको इस्पात के बारे में मिल गया। यही सब तो करना है ना। अगर एक मैप में सबको बना लें और जब भी कोई है तो यहीं से उठा के पुट कर दो बस, और क्या करना है। अगली बात करते हैं कोयम्बटूर, बेंगलुरु क्षेत्र। तो जैसे जानते हैं कर्नाटक का क्षेत्र है। यहाँ पे भारी इंजीनियरिंग, जैसे सॉफ्टवेयर का काम होता ही है, लेकिन भारी इंजीनियरिंग का काम होता है, सूती वस्त्र का काम होता है, लौह इस्पात, उर्वरक, ध्यान रखिएगा उर्वरक, और HAL की इंडस्ट्री है जिसे कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, मतलब जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, जो हमारे जैसे तेजस विमान है उन सबको बनाने वाली कंपनी है ये। अच्छे अच्छे ड्रोन बनाती है, डिफेंस सिस्टम का अच्छा काम करती है HAL इंडस्ट्री। तो ये कहाँ पे है, कोयम्बटूर बेंगलुरु क्षेत्र में है। तो आपसे अगर कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं ना। चलिए
अब देखिए, अगर लोहा इस्पात पे आएगा तो आपके पास कई पॉइंट हो गए, बस इन्हीं को तो आपको दिखाना है, 4-5 दिखा दिए बस, और क्या दिखाओगे, है ना? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगली बात करते हैं कोच्चि। तो कोच्चि जो है ये जैसा आप जानते हैं केरल का क्षेत्र है, तो यहाँ पे मेटल है ना, मेटल का ध्यान रखिएगा। और मेटल कहीं ना कहीं इस्पात और लोहा से ही जुड़ता है, तो आप जहाँ लोहा लोहा इस्पात है वहाँ मेटल भी, अगर मेटल इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ से जोड़ सकते हैं। अगली बात करते हैं कोल्लम तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे ये दो क्षेत्र हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, खनिज रहित है, लेकिन यहाँ खनिज नहीं पाया जाता है, मतलब जो मिट्टी है या फिर जो भी क्षेत्र है वहाँ पे खनिजों की तो कमी है, लेकिन ध्यान रखिएगा जल विद्युत की काफ़ी प्रणालियाँ, क्योंकि जो ये है ये आप जानते हैं पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ कई मिलती हैं, इस वजह से जल विद्युत का अच्छा केंद्र है। कृषि का काम अच्छा होता है, नारियल और रेसे का काम बहुत अच्छा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ के लिए, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम के लिए। अगली बात करते हैं मुंबई और पुणे, एकदम बगल में है, तो यहाँ पे सूती वस्त्र जो है उसका काम होता है। पेट्रोलियम फील्ड का बेहतर काम है, जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री यहीं पे अच्छा काम कर रही है। मुंबई का पत्तन है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे है। ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग एनर्जी की बात करेंगे तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का एक अलग से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए। तो पेट्रोलियम पे अगर क्वेश्चन कभी आ गया तो एक पॉइंट तो आपको ये हो गया। एक ध्यान रखिएगा गुवाहाटी में भी है, तो 2 हो गया। और तीसरा जैसा आप जान रहे हैं ये पेट्रोलियम शोधन विशाखापट्टनम में भी है, ठीक है। और कहीं है अभी तक, चलिए 3 पॉइंट हमें मिल गए और देखते रहेंगे जहाँ भी हमें मिलेगा। हाँ, ये अहमदाबाद बड़ौदा, यहाँ भी पेट्रोलियम का काम है, तो आप ये भी लगा सकते हैं कि अहमदाबाद और बड़ौदा जो क्षेत्र है वहाँ पे भी वस्त्र का क्षेत्र होता ही है, क्योंकि जानते हैं अहमदाबाद वस्त्रों के लिए ज़बरदस्त फेमस है। तो ये क्या हुए हमारे भारत के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है, जिससे क्या कर पाएँ आप, जब भी क्वेश्चन आए तो इन छोटे छोटे मैप के जरिए छोटी छोटी बातें लिख के आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आप एकदम क्लियर होगा। अब बात करते हैं आगे कि औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनका क्या महत्व है या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी क्या अर्थव्यवस्था में। तो ध्यान रखिएगा 5 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था का भारत का दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगा। सीधी सी बात है, करेगा। अगर हमारा प्राइमरी सेक्टर अच्छा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है वो जब अपने काम को क्या करता है, मतलब उस चीज़ को विनिर्माण क्षेत्र में या आगे के क्षेत्र में कौन औद्योगिक क्षेत्र उसका प्रयोग करता है। अगर औद्योगिक क्षेत्र अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था उतने बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो अच्छा है, प्राइमरी क्षेत्र वो अच्छा है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र अभी और अच्छे होने की ज़रूरत है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिन्हें भारत की कोर में माना गया है, तो कुल मिला के कितने क्षेत्र हैं, 8 क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र, जिन्हें भारत को कोर मतलब उसके एकदम मेन पॉइंट माने गए हैं कि ये 8 क्षेत्र भारत की कोर क्षमता है, ठीक, मतलब मुख्य बिंदु है। अब देखिए यहाँ पे जो इसके पहले जो ये सूचकांक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ध्यान रखिए इसको लास्ट सेशन में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसका क्या मतलब है, यह संकेतक है। कैसा संकेतक है, जो औद्योगिक उत्पादनों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को नापता है कि पहले कितना था अब कितना है और किस हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा है किसका, औद्योगिक क्षेत्र का। तो ये इसका जो आधार वर्ष है, हमने ध्यान करिए जीडीपी जब हमने पढ़ा था तो उसमें इनको जाना था कि इसका आधार वर्ष क्या है, 2011 और 12। आज हम लोग बात करेंगे कि वो जो 8 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो 8 क्षेत्र में इनका भारांश दिया गया है, मतलब कि जो 8 क्षेत्र हैं उनका क्या भार है, कितने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा भार किसको दिया गया है, रिफाइनरी उत्पाद पे, फिर बिजली पे, स्टील पे, कोयला पे, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस भारांश का ना आपको क्रम पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा भारांश किसे है। तो ध्यान रखिएगा रिफाइनरी, उसके बाद बिजली, फिर स्टील, फिर कोयला, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर सीमेंट, फिर उर्वरक। यह पूछ सकता है इसमें से सबसे कम भारांश किसका है, तो उर्वरक। यह पूछ सकता है कि घटते हुए भारांश के क्रम में सजाइए या बढ़ते हुए भारांश क्रम में सजाइए, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से क्या करिएगा, स्टार बना लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाते समय कर लीजिएगा। हाइलाइटर का उपयोग करिए ही करिए। यहाँ तक कोई समस्या। देखिए जो ये 8 क्षेत्र बताए गए हैं ना, इन 8 क्षेत्र का कुल भार अगर हमारी जीडीपी में देखा जाए तो ये लगभग 40% के आसपास का उद्योग यही संभालते हैं, ये 8 क्षेत्र।
तो आईआईपी में इनका भाग बहुत ज़्यादा है, इनका भार बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या होता है, इस भार का मतलब क्या है, मान लेते हैं 100 औद्योगिक क्षेत्र हैं तो 100 में 40% का काम इन्हीं का है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना, सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब थोड़ी सी जो माइंड मैप अपना करते हैं हम लोग, उसकी बात करेंगे कि भारत में जो औद्योगिक विकास है वो कैसे सुनिश्चित हुआ और कैसे वो काम किया। कब से, आज़ादी के पहले से लेकर 2022 तक की बात करेंगे जो चल रहा है, हमने औद्योगिक विकास कैसे किया। क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज़ादी की संध्या से लेकर आज तक भारत की औद्योगिक जो विकास है उसकी क्या एक रूपरेखा बनाइए तथा बताइए कि आज भारत की स्थिति क्या है और क्या चुनौतियां हैं। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा माइंड मैप बनाएंगे जिससे क्या होगा ना, जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से इंटर रिलेट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज़ादी के पूर्व। नंबर 1, ज़्यादातर हस्तकला, कृषि, जानते हैं इसी दोनों पे तो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था टिकी थी। उसके बाद 1830 में प्रथम लौह निर्माण कोयला संयंत्र बनाया गया। 1830 में 1868 में टाटा ग्रुप ने शुरुआत की थी, किस पे, लौह पे काम करना शुरुआत किया था और इंडस्ट्री बनाई थी जमशेद टाटा ने, जो आप जानते हैं। अगली बात करते हैं विश्व युद्ध। प्रथम और द्वितीय में ब्रिटिशों ने अपने फ़ायदे के लिए इसको बढ़ाया था, क्योंकि वो बंदूक और ये सब चीज़ें जो भी लौ का काम है उसमें ज़्यादा काम करते थे, तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाए। कभी भारत के हित से उन्होंने क्या किया, उद्योगों को विकास करने के बारे में नहीं सोचा। तो इसके पहले बहुत बुरे हाल थे। अब बात करते हैं जब हमारा देश आज़ाद होता है, वहाँ से लेके 1991 तक हमने क्या किया। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना की, जैसा आप जानते हैं राउरकेला, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैंने उतना डिटेल नहीं दिया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। और एक बात हमें पता है 1956 में औद्योगिक नीति लेकर आए गए थे हम लोग। जब पहला सेशन था शायद या दूसरा सेशन था, उसमें अच्छे से कंप्लीट किए हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ना, जब शुरुआत से आप चीज़ों को कंप्लीट करते आ रहे हैं, आपको चीज़ें अब आसान लग रही होंगी। नहीं यार, हमने ये जाना है। ठीक है, आगे। बाद में कृषि पर अत्यधिक ध्यान देने लगे, इसीलिए औद्योगिक विकास हमारा उतना हो नहीं पाया, क्योंकि सीधी सी बात है, जब खाने को ही नहीं था तो औद्योगिक कौन सोचेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले औद्योगिक में लाए तो, लेकिन सीधी सी बात है, हमारे पास मानव पूंजी नहीं थी, और मानव पूंजी नहीं थी, कोशिश यही रही है भैया पहले पेट भर लिया जाए। तो कोशिश उस पर था, लेकिन उद्योग में उतने आगे नहीं जा पाए। लेकिन 1991 के सुधार के बाद बहुत बड़ा अंतर आया है। आइए समझते हैं क्या। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से लाइसेंसिंग राज्य खत्म हुआ, सीधी सी बात है, इन तीनों का आने से। सेवा क्षेत्र में भूतलक्षी वृद्धि हुई, ज़बरदस्त वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र हमारा आज भी बहुत बढ़िया है। एमएसएमई से नए औद्योगिक विचारधारा का जन्म हुआ, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे स्टार्टअप शुरू हुए, और आज की स्थिति आप जान ही रहे हैं, लगातार स्टार्टअप्स हो ही रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 1919 के 91 का जो सुधार था, वहाँ से हमने क्या किया, सेवा क्षेत्र हमारा बहुत अच्छा काम किया। प्राइमरी सेक्टर ऑलरेडी यहाँ से ही कर रहा था, लेकिन बात आई औद्योगिक क्षेत्र की, अब उसको बढ़ाने में लगे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो 2014 से जब नई सरकार आई है अभी, वो क्या कर रही है, मेक इन इंडिया लेकर आती है, जिससे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्रयास जारी है हमारा, है कि नहीं, बिल्कुल है। और किसके जरिए, मेक इन इंडिया। उसके बाद ध्यान रखें, वर्ष 2021-22 में हमने लगभग 39,539 नए उद्योग खुले, जो मैन्युफैक्चरिंग हब थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के नए उद्योग खुले। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। 40,000 के आसपास नई यूनिट बनी, लगाई गया, नया उद्योग खुला जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि भारत मेक इन इंडिया में काम कर रहा है और अपने औद्योगिक क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना चाहता है। ठीक है, तो आप ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि भैया हमारी स्थिति ये थी, आज हमारी स्थिति ये है। आगे बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, सोलर पर 80% से ज़्यादा खर्च हो रहा है। किस पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पे हम ज़बरदस्त काम करें। जैसे जानते हैं मोबाइल फ़ोन, इन सब पे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी कंपनियाँ आएँ, वो काम करें। टू व्हीलर जो बनाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कारें, इन सब पे ज़बरदस्त काम हो रहा है। और सोलर पैनल पे हम काम कर रहे हैं कि जैसे आजकल देख रहे होंगे आपकी जितने रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ सब सोलर पैनल का ज़बरदस्त उपयोग किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है 80% ज़्यादा हम उससे खर्चा कर रहे हैं इन 3 सेक्टर में। तो ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो ये बताइए, ये माइंड मैप आपको कैसा लगा? उम्मीद है प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट वगैरह ना करते रहा करिए, जिससे थोड़ा उत्साह बना रहता है यार। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ना, अगर औद्योगिक विकास के बारे में पूछेगा इतना लिख लेना। अच्छा ये बताइए कि आप 150 पन्ने शब्द में या 250 शब्द में कितना लिख दोगे, है ना? ये 50 शब्द का मटेरियल है, आप खुद सोचिए आपको क्या बातें लिखनी है, एकदम शॉर्टकट और ज़बरदस्त। ठीक है, बस चलिए अब आगे बात करते हैं कि भारत में औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनकी क्या चुनौतियाँ हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। अगली बात वो आ जाएगी। आइए, क्योंकि देखिए अगर किसी निम्नलिखित पॉइंट को लेके कहेगा कि भैया पेट्रोलियम में क्या समस्या है, चुनौतियाँ यही हैं, सब में सेम चुनौतियाँ हैं, अलग से चुनौतियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं चुनौतियों को कोई भी वो पूछे, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र पूछे, मैं बता रहा हूँ आपको लिखना यही चुनौतियों के बारे में है, सीधी सी बात। ठीक है, बस जहाँ बीच बीच में उनको हमें डालते रहना। जैसे अगर उसने विनिर्माण क्षेत्र के बारे में पूछा है तो बीच में विनिर्माण क्षेत्र लिख देना। ठीक, सेवा क्षेत्र के बारे में पूछा, सेवा में लिख देना। दूरसंचार के बारे में उसमें लिख देना। पेट्रोलियम बारे में पूछा, उसमें लिख देना। बस आगे वो शब्द जोड़ेंगे, लेकिन कमियां चुनौतियां यही रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक, हर चीज़ के लिए चुनौतियाँ लिखोगे तब तो हो गया कल्याण। भैया चुनौतियाँ सेम हैं, बस सेक्टर अलग अलग हैं, तो बस आगे उनका नाम लिख के चुनौतियाँ वहीं लिखना है। नंबर 1 क्या चुनौती है? कुशल बुनियादी ढांचे तथा जनशक्ति की कमी, ये बेसिक सी बात है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप नहीं है। अंत में ये जरूर लिखिएगा कि भैया है, मानते हैं कुशल बुनियादी ढांचा भी ठीक ठाक होगा, जनशक्ति भी है, लेकिन कमी है। किस चीज़ की कमी है? हमारे पास है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। आज 2022 चल रहा है और अगर कोई ये कहे कि हमारे पास कुशल बुनियादी ढांचा बेहतर नहीं है तो ये गलत बात होगी। लेकिन आप वैश्विक से जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हाँ विश्वास हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, दूर संचार सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित हैं कि नहीं? आप जान ही रहे हैं, इसीलिए समस्या होती है, छोटे शहरों में उद्योग लग नहीं पाते हैं। रेल परिवहन पर अत्यधिक भाग है, जबकि सड़क परिवहन कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है और उस पर लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार हाईवेज निर्माण कर रही है। आगे बात करते हैं, क्रेडिट उपलब्धता और कार्यशील पूंजी की अपेक्षाकृत कम अनुकूल स्थिति में है। जितना हम चाह रहे हैं ना उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा। क्या क्रेडिट, ये बताओ, लोन कभी आसानी से मिलता है क्या? सीधी सी बात है, ये तो सर्वगुण संपन्न वाली बात हो गई ना कि ये हमेशा आपको पॉइंट लिखना ही लिखना है। ठीक है, पांचवी बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? अधिकांश जल बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल चल रहे हैं। कुछ अगर ना करंट अफेयर में कुछ पॉइंट्स अगर मिलेंगे तो बस यही चिपका देना। एग्जाम्पल ये वो मतलब ये संस्था ये बात कह रही है, बस, है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। औद्योगिक स्थान का अनुचित आधार है, मतलब जो औद्योगिक स्थान बनाए गए हैं कहीं ना कहीं उनका आधार जो पहले डिसाइड किया गया था वो अनुचित है, क्योंकि वहाँ पे लागत प्रभावी बिंदु ज़्यादा है, शहर से दूर है, ट्रांसपोर्ट की समस्या आ रही है, रेलवे से जुड़ाव उनका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो रोड है उनकी हालत ख़राब है, तो कहीं ना कहीं जो औद्योगिक स्थान है उनका आधार ही अनुचित है कहीं कहीं, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्योंकि लागत प्रवाह ज़्यादा लग रहा है ना। अगर भैया लागत हमारी ज़्यादा लग रही है, अगर वही कहीं इंडस्ट्री दूसरी जगह होती तो हो सकता है जो प्रोडक्ट वो बनाती तो सस्ता होता। ठीक, तो यही तो चुनौतियाँ हैं, बस आप हर पॉइंट में ये बातें लिख सकते हैं। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में बड़ी हानि की समस्या बनी हुई है। बनी है कि नहीं? जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, क्यों सरकार उसको बेचने पे लगी है? रीज़न क्या है? लगभग 240 कंपनियां हैं भारत सरकार के पास। कितनी? 240। भारत सरकार ने उसमें से 39 या 40 के आसपास बेचने की कोशिश कर रहा है लगातार, क्योंकि वो 40 कंपनियां लगातार भारत सरकार को बहुत बड़े नुकसान में ले जा रही हैं। तो नुकसान से निकलने का दो ही तरीका है, चाहे बेच दीजिए या उसमें पूंजी लगाइए। पूंजी कई बार लगाई जा चुकी है लेकिन स्थितियां नहीं सुधर रही हैं, तो बेचने पे ज़्यादा ध्यान है कि प्राइवेट करो, हो सकता है काम बन जाए। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। लाल फीताशाही और तनावपूर्ण श्रम प्रबंधन को अप्रभावी नीति के क्रियान्वयन का कारण बन रहा है। इसका क्या मतलब है? लाल फीताशाही, आप जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, और तनावपूर्ण श्रम प्रबंध जो अप्रभाव नीति के कार्यान्वयन में कारण बन रहा है। अब मान लीजिए इंडस्ट्री को कुछ काम करना है लेकिन वहाँ पे श्रम का प्रबंध हो ही नहीं पा रहा, उस टाइप की लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी है। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान आपने देखा श्रम किस हिसाब से विस्थापित हो रहा था, भाग रहा था, है ना? उसके बाद लाल लाल फीताशाही, वो जानते ही हैं, ये तो
जानते हैं भारत की हाल क्या है। तो बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, सरकार को इन कारणों से भारी खर्च करना पड़ रहा है कि नहीं। अब देखिए जो भी अगर ये स्थितियाँ बनी हैं ऊपर की, तो वहाँ पे सरकार क्या कर रही है, भारी खर्च करना पड़ रहा है, इसीलिए सार्वजनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये कुल 10 पॉइंट थे जो मैंने लिख दिए, भारत के औद्योगिक में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अब बात करते हैं समाधान की। तो समाधान क्या है, जो हमने पहले की है वही हमारा संविधान मतलब समाधान है। तो समाधान में पहली बात आप क्या लिखेंगे, पीएम गति शक्ति योजना ज़बरदस्त योजना है। विश्वास करिए ये अगर सच में काम कर गई ना, तो उम्मीद है 2030 तक हम बहुत बेहतर होंगे, बहुत बेहतर स्थिति में। तो क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस पे काम हो रहा है कि हम चारों तरफ से क्या करेंगे, मल्टी मॉडल लेके आएंगे, हर जगह से जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उनको जोड़ के रखेंगे, जिससे क्या हो, हमारी कॉस्ट कम आए ना। याद करिए, है कि नहीं, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि भैया क्या है, कॉस्ट ज़्यादा है। कहाँ पढ़े थे यार, कहाँ गया, ठीक है, कहाँ गया, तनावपूर्ण भारी खर्च करना पड़ा, ये लागत प्रभावी बिंदु है ना इस पे। तो ये इससे क्या होगा, पीएम शक्ति योजना से क्या होगा, उस पर हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं उससे हमें लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा। अगली बात, भारतमाला परियोजना, जानते हैं अभी जल्द में ही लॉन्च किया गया है। उत्तर पूर्व, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर पूर्व की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ थी, किस चीज़ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो जो बुनियादी ढांचा है उत्तर पूर्व का, उसकी कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए भारतमाला परियोजना लाई गई है। 2 एग्जाम्पल। तीसरा ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया 2.0 लाया गया है ना। 1.0 जानते हैं, आज से 5 साल पहले आया था, तो अभी क्या आया है 2.0। तो इसने क्या किया है, इसने किया है भारत को वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्र में बदल देना। हमें क्या करना है, जो वैश्विक स्तर जो चाहता है भैया वो दो, और दूसरा विनिर्माण, मतलब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग बनना है, तो उसके केंद्र के रूप में अपने आप को झोंक डालिए। ये क्या है, मेक इन इंडिया 2.0। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान, जान ही रहे हैं कि हम आयात में कटौती के लिए तैयार हैं। याद करिए, डिफेंस में अभी सरकार ने क्या किया, काफ़ी कम किया, और कोशिश कर रहा है कि अपने यहाँ चीज़ें बने, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा आयात पे, किस पे, डिफेंस पे। इस वजह से कोशिश है कि आयात में कटौती की जाए, किसके तहत, आत्मनिर्भर भारत, और धीरे धीरे इसको हर सेक्टर में लाया जा रहा है कि नहीं। अगली बात करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण। इसका मतलब हुआ जैसे जो भी जहाँ मुझे क्या करनी है, इंडस्ट्री डेवलप करनी है, तो उस क्षेत्र को हमने क्या किया, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। ध्यान रखिए, बहुत सारे पार्क हैं कि नहीं, है ना, जो बनाए जा रहे हैं। तो वो पार्क में क्या होगा, जितनी भी इस टाइप की इंडस्ट्री होंगी, आइए सेटअप कीजिए, आपको हर वो आधारभूत सुविधाएं देंगे जो आपको चाहिए, हर चीज़, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ज़बरदस्त तैयारी कर रही है, इन 5 बातों से। जहां आपने अपने उत्तर में ये सब बातें लिखी, सीधी सी बात है, नंबर काहे से नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ, जो मैंने फॉर्मेट बताया था ना आंसर राइटिंग वाली सीरीज़ में, कि भैया इस फॉर्मेट से लिखिएगा, तो वहाँ पे आप इन फॉर्मेट को यूज करिएगा। जब भी ना आपको क्या लिखना हो, जैसे कि आपको लिखना है कि मुझे ये मैंने हल दिया, तो हल को आप कोशिश करिए ना कि जो भी सोल्यूशन दे रहे हैं आप डायग्राम में दीजिए। क्या होता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, एक कनेक्टिविटी भी बन जाती है, और कॉपी एक अलग स्तर पे दिखती भी है। हर चीज़ को कोशिश नहीं करना है कि उसको डायग्राम में ज़बरदस्ती ठोसे, ज़रूरत नहीं है भैया, नहीं आ रहा पॉइंट में लिख दो, नंबर तब भी मिलेंगे। लेकिन जानते हैं आजकल ज़माना कुछ ऐसा चल रहा है, तो ज़माने के साथ ढलना पड़ता है। तो क्या करना है, जब भी आपको सोल्यूशन लिखना है, या सरकारी पहले लिखनी है, कुछ भी ऐसी बात करनी है, चुनौतियाँ आप ऐसे लिख दीजिए पॉइंट्स में, लेकिन जब उसके हल लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखिए, विश्वास करिए नंबर ज़बरदस्त मिलेगा। फिर से अगर आंसर राइटिंग वाली वो क्लास नहीं देखी हो, जीएस पेपर 2 की, तो एक बार देख लेना, उसमें मैंने शायद बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो ये थी हमारी सरकारी पहले, हमने चुनौती देख ली, उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमारे मुख्य औद्योगिक क्षेत्र क्या हैं, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भारत क्या कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपकी जो आज तक समस्या थी कि जीएस पेपर 3 की यूनिट 1 ही आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से आ रही होगी। 6 सेशन आ चुके हैं, इसके बाद कुल मिला के 4 सेशन लगभग और आएंगे, क्योंकि बड़ी यूनिट है, तो लगभग 10 क्लासेस में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 पे आएंगे, जिसका नाम है समावेशी विकास। ठीक, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है यार, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर
नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई लिखाई ज़रूर करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।